चौथे का घा। चलो ये वाला देखो क्वेश्चन, देखो इधर देखो ध्यान से समझो, बस कॉपी वगैरह बंद कर लो। इधर देखो ध्यान समझो बस। क्वेश्चन है कि Fe2+, क्वेश्चन क्या है, Fe2+, ये बहुत अच्छा क्या अपचायक है। क्या है ये अपचायक है। जबकि Mn2+ की बात करें तो ये ऑक्सीकारक है। क्या है ये, ऑक्सीकारक है। ऐसा क्यों, रीजन देना है, ठीक है ना। Mn, चलो तो Fe2+ कह रहा अपचायक का काम कर रहा है, जबकि Mn2+ ऑक्सीकारक है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ठीक। तो देखो क्या करोगे, बोले थे ना जब भी ऑक्सीकारक अपचायक कोई क्वेश्चन अगर ना डी ब्लॉक से आए तो सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का ट्राई किया करो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लिख के देखो। अगर इसका देखें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Fe का क्या होता है जानते हो, 3D कितना 6 4s2 ना। इसमें 2+ चार्ज है तो क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, ये 3d6 और 4s0। ऐसे ही Mn का देखो, Mn की बात करें तो Mn का कितना होता है, 3d5 4s2, 25 होता है ना। इसका 25 होगा तो ये लास्ट में ही मिलेगा ना, 3d5 4s2, बोलो। और इस पर जब इसका जो है 2 चार्ज लगा के देखोगे, इसमें +2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो कितना बचेगा, ये 3d5 4s2, यही है ना। अच्छा 0 था, 0 हो जाएगा, देखो यही है ना। नहीं रुको, हाँ ठीक तो है। चलो इधर देखो, अब एक काम करो, ऑर्बिटल बनाओ। इसका d ऑर्बिटल, इसका d ऑर्बिटल, ऐसे 5 डिब्बे बनते हैं d में। d में कितने बनते हैं, 5। यहाँ पर भी d में कितने बना दो, 5, ठीक। इलेक्ट्रॉन देखो इसमें कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5। अब क्या बोल रहा है, ये Fe2+ अपचायक है। अपचायक में क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है घटती है। एक ट्रिक थी, ऑयल रिग। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करना, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो ये रिडक्शन अपचायक है ना। अच्छा उल्टा बोल रहा है ना। देखो ये अपचायक, अच्छा मतलब इसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ये Fe2 से क्या बनना चाहिए, Fe3, बोलो। जब ये Fe2 से Fe3 बनेगा तो ऑक्सीकरण होगा। जब ऑक्सीकरण होगा तभी तुम बोलेंगे इसे अपचायक। मतलब इसको इसमें बनाना है और Mn को क्या बनाना है, Mn+, इसको घटाना है ना, क्योंकि ऑक्सीकारक है ना ये। ऑक्सीकारक मतलब इसको अपचित कराना पड़ेगा। तो देखो तो क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन Fe में जोड़ना है। तो Fe में इलेक्ट्रॉन जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी देखो इस पर कितने हैं, 1 2 3 4 डिब्बे खाली हैं। मतलब इस 4 इलेक्ट्रॉन तक इसमें आ सकता है नॉर्मली देखें तो। चलो इसमें मतलब कुछ इसे खास नहीं लग रहा है, तो ये तो आ सकता है ना, इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, बोलो। हाँ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हाँ तब तो ठीक है। फिर देखो अगर इस इलेक्ट्रॉन इसमें से एक निकाल दें, मतलब ये क्या है, Fe+2 का है ना। तो Fe+2 से अगर हम क्या बना दें, Fe+3, तो जब Fe+3 बनाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो बचेगा 1 2 3 4 5। अब देखो ये कैसा पार्शियल फील्ड है, आंशिक रूप से भरा है ना। ये देखो हाफ फील्ड है, अर्धभरित कक्षक। और याद है जो अर्धभरित कक्षक होते हैं वो इनसे कहीं ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसका मतलब है कि Fe+2 जो है वो क्या है, कम स्टेबल है। जब Fe+3 बनेगा तो स्टेबिलिटी उसकी बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये अच्छा अपचायक है। इसी वजह से क्या है, ये अच्छा अपचायक है। समझ आई नहीं है, इसको बना के लिखना पड़ेगा। रीजन क्या दोगे, Fe+2 अच्छा अपचायक इसलिए है क्योंकि यह ऑक्सीकृत होकर के और अस्थायी कन्फिग्रेशन बना सकता है, ठीक है ना। समझ आई नहीं आया। अब ये ऑक्सीकारक क्यों, इसको भी देख लो। तो इसके पास कितने हैं, 5। तो इसको 5 से क्या +1, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लेगा। तो लेकिन देखो स्टेबिलिटी घटेगी ना। अगर ये क्या है, ये है Mn
+2। अगर इसको हम क्या बना दें Mn+1 ना, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 1 2 3 4 5 एक 6। अब बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये ना। तो क्या ये ऑक्सीकृत होना चाहेगा? नहीं। तो इसलिए एक ऑक्सीकृत जब नहीं होगा तो क्या कहलाएगा ये? ऑक्सीकारक, क्योंकि उसको ऑक्सीकृत करेगा फिर। समझ आया नहीं आया? समझ आया नहीं आया? मतलब क्या होगा, Fe+2 के केस में ज़्यादा स्टेबल है ये, ठीक है ना। तो इस केस में वो नहीं जाना चाहेगा, बल्कि ये Mn+2 एक इलेक्ट्रॉन दे करके उसको पूरा कर देगा। समझ आई नहीं आया? तो यही रीजन लिखते हैं। आगे नहीं समझ में इसको? बोलो। अब कभी कभी क्या होता है, अगर इससे ना आए ना तो एक काम और कर देना इसमें। एक देखो नियम पढ़े थे ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, याद है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इसको क्या करते हैं, 2 भागों में से तोड़ दो, ठीक। देखो ऐसे, याद है ना? बोलो। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़े हो ना? कभी कभी मान लो अगर कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे आयन आ जाते हैं, इससे नहीं समझ में आता ना। जब इससे समझ में ना आए तो इसको क्या करो, स्प्लिटिंग वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, ठीक है। मतलब स्प्लिटिंग ऐसे करता है ना, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, बताओ कोई? ऊपर वाले को Eg, इसको T2G। ये क्या है? Eg, ये क्या है? T2G। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, पहले कितने इलेक्ट्रॉन था इसमें? 5। मतलब ये देखो 1, ये 2, ये अच्छा 6 था। 1 2 3, ये हो गया 4। ये तो उसी से निकल आएगा, ठीक। सिंपल सा यहाँ से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले केस में देखो क्या था, पहले ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ये 5 था ना। अब 5 देखो, ये तो उसी से निकल आएगा। इसके लिए तो मान लो कोई ज़रूरत है, क्योंकि दोनों के तो ये तो इसी समझ में आ जा रहा है, इसको ज़रूरत ही नहीं। लेकिन कभी कभी क्या आता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं ना। अभी जैसे कुछ ना CBSE बोर्ड में भी क्वेश्चन करवा रहा था आज, तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो यहाँ से ना नहीं बन पा रहे थे, वहाँ पे ऐसे करके देखना पड़ेगा, ठीक है। जब अगर इससे ना निकले तो, अगर इससे समझना है तो इसी करके देख लो, वहाँ समझ आ जाएगा, ठीक। कर लोगे ना इसको? ये क्या अच्छा चेक काम करेगा और ये ऑक्सीकारक काम करेगा, ठीक है ना। समझ आया नहीं आया? चलो आगे देखो। 5वें का क्या है? का नहीं, अभी इसमें और भी तो हैं, अभी और है। कह रहा है स्कैंडियम, देखो ना, स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है किंतु जेडन नहीं। ध्यान समझना इसको। स्कैंडियम कह रहा है संक्रमण तत्व है, जबकि जिंक नहीं है। रीजन कौन बताएगा? चलो अंजलि तुम बताओ। बताओ, स्कैंडियम संक्रमण तत्व है, जिंक लेकिन नहीं, क्यों? क्या कारण है? स्कैंडियम जो है अच्छा सा संक्रमण तत्व है लेकिन जिंक नहीं। बोलो बोलो। चलो सोने तुम बताओ, ये लोग पढ़ते नहीं हैं, तुम बताओ। बोलो, चलो बताओ। नहीं भाई, हम कह रहे हैं स्कैंडियम जो है वो एक संक्रमण तत्व है, जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों? क्यों? डी ब्लॉक में दोनों हैं। नहीं पढ़े इसका मतलब पढ़े नहीं हो तुम लोग बहुत। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, तो जरूर आएगा। चलो तुम बताओ। चलो अजय तुम बताओ। गलत, तुम बताओ। गलत, तुम बताओ। सही रीजन नहीं, तुम बताओ। तुम बोलो, तुम बताओ। तुम बताओ। चलो क्लियर नहीं पता है किसी को। देखो क्या बताए थे कि डी ब्लॉक में 3 सीरीज होती है ना, प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी, ठीक। प्रथम संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक है डी ब्लॉक में ना। दूसरी वाइट अर्बियम से लेकर कहाँ तक है? कैडमियम तक ना। थर्ड वाली कहाँ तक है? लैंथेनम, हाफनी। लैंथेनम के बाद 14 गायब है, फिर हाफनियम है। हाफनियम से लेकर कहाँ तक है? मरकरी तक। कहाँ तक है? मरकरी तक। और जो ना देखो स्कैंडियम से लेके जेडन तक, और उसके बाद वाइट अर्बियम से कैडमियम तक, और उसके बाद लास्ट वाला जो भी है क्या क्या था, लैंथेनम हाफनियम के बाद HG तक। लास्ट वाली पीरियड में ये है, मतलब डी ब्लॉक के। डी ब्लॉक में 3 लाइनें हैं ना, लास्ट वाली लाइन यही है। याद करने की क्या जानकर होगी, ठीक है ना।
अब वो क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक भरते जाओ, सबका कन्फिग्रेशन D1 D2 D3 D4 D5 यही है ना। इसमें जितने एलिमेंट हैं बाकी सब, उन सब में क्या है, जो d ऑर्बिटल है ना पूरी तरह भरा नहीं है, खाली है। लेकिन ये वाले जो हैं इनका d ऑर्बिटल पूरा भर जाता है, इस वजह से इनको संक्रमण तत्व नहीं बोलते। समझ आई नहीं आया? डी ब्लॉक के सारे तत्व संक्रमण नहीं होते हैं, केवल ये 3 को छोड़ के सारे संक्रमण होते हैं। अगर कोई कहे डी ब्लॉक के सब, डी ब्लॉक को बोलते हैं संक्रमण तत्व, सब बोलते हैं संक्रमण तत्व, लेकिन ना उसमें अपवाद है 3। इन तीनों को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल पूरा भरा रहता है, D10 यही आता है ना इनका, इस वजह से एक संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। समझ आई नहीं आया? यही लिखना है इसमें, बाकी सब संक्रमण हैं लेकिन बस यही छोड़ करके। क्यों? क्योंकि इनका डी में 10 इलेक्ट्रॉन पूरा भरा रहता है। समझ आई नहीं आया? लिख लेना। नेक्स्ट क्या है, संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। कह रहा जो संक्रमण धातु होते हैं और उनके यौगिक बहुत अच्छे उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो इसका एक ही रीजन, जब भी ऐसा कुछ है तो एक रीजन लिखो, क्या? परिवर्तनीय संयोजकता। क्यों? इनकी जो आक्सीकरण अवस्था होती है वो बदलती रहती है, बदल सकती है, कम ज़्यादा अपने हिसाब से वो चेंज हो सकती है, इसीलिए अच्छा उत्प्रेरक का काम करता है ये। ठीक है, लिख लोगे ना इसको? चलो आगे 5 का जो है पहले का फर्स्ट ना, कह रहा Cu सॉलिड है, HCl में नहीं घुलता क्यों? कॉपर जो है वो HCl में नहीं घुलता है, क्यों? इसको तो वहीं से निकाल दो, कहाँ से? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। वो श्रेणी याद हो, बताए थे हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने होते हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं, और जो हाइड्रोजन के नीचे हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो कॉपर कहाँ होता है? हाइड्रोजन के नीचे होता है। ऐसे भी बता सकते हो। समझ आया नहीं आया? बाकी सबको अगर अभी HCl से रिएक्शन कराओगे रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट विलयन रख सकते हैं? देखते हैं किस पात्र में। जेडन का बर्तन है, उसमें हम रख दिए कॉपर सल्फेट। क्या ऐसा रखोगे? अगर रखने के बाद कोई रिएक्शन ना हुआ तो रख सकते हैं, लेकिन अगर रिएक्शन कर लिया तो नहीं रखना है। क्या रिएक्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है। ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, इसलिए ये जाएगा, इसको हटाकर किसी का जुड़ जाएगा। मतलब ये क्या बना लेगा? ZnSO4, कॉपर अलग हो जाएगी। समझ आई नहीं आया? इसका मतलब जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट नहीं रखोगे। क्यों? कि कॉपर सल्फेट क्या करेगा? जिंक की बर्तन को ख़राब कर देगा, काट देगा ना, रिएक्शन कर लेगा, तो वहाँ पे एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ आई नहीं आया? याद रखना ये चीज़।